नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। भारत में गठिया के मामले हर साल बढ़ रहे हैं और साथ ही जोड़ प्रतिस्थापन सर्जरी की संख्या भी बढ़ रही है। भारत धीरे धीरे दुनिया की जोड़ प्रतिस्थापन राजधानी बनता जा रहा है और ये सर्जरी अब बहुत आम और सफल हो रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आशीष सिंह जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आशीष जी से ही आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल लेने वाले हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आपको ऑर्थोपेडिक्स, खासकर रोबोटिक्स सर्जरी की दिशा में क्या प्रेरित करता है? मेरी ऑर्थोपेडिक्स की जो सफ़र है वो पुणे से स्टार्ट हुई और मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स करके मैं इंग्लैंड चला गया। फिर इंग्लैंड में मैंने विशिष्ट ट्रेनिंग जोड़ प्रत्यारोपण, रीजनरेटिव मेडिसिन, आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स और एडवांस्ड सर्जरीज में किया। वहाँ पे मैंने देखा कि सिर्फ कौशल से काम नहीं होता है, कौशल के साथ तकनीक का भी प्रयोग करना होता है। और वहीं पे हम लोग ने कंप्यूटर असिस्टेड ऑर्थोपेडिक सिस्टम्स की विशिष्ट ट्रेनिंग प्राप्त की ग्लासगो और एडिनबरा में, और तभी से आया कि रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ इज़ द वे टू गो। और तब हम लोग के इंडिया में ये नहीं आया था और फिर 2020 में मैंने पटना में इंडिया का पहला रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। डॉक्टर, जोड़ों की दर्द का कारण अक्सर क्या होता है ये समझ में नहीं आता है, तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बताएं कि आखिर इसका कारण क्या होती है, वजह क्या होती है इसकी? देखिए, जोड़ों के दर्द का मेन कारण है बदलती जीवन शैली। अगर हम आज के दिन में देखें तो कम उम्र के लोगों को जोड़ों की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो बदलती जीवन शैली तो एक कारण है। दूसरा एक कारण है गठिया की बीमारी। गठिया में सभी जोड़ों में दर्द होता है और हमें या पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उन्हें एक प्रकार का गठिया है, और जब वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक जोड़ भी खराब हो जाता है। तो अगर उम्र कम है तो हम लोग गठिया का संदेह करते हैं, और अगर उम्र ज़्यादा है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी समय के साथ जो घुटना या कूल्हा या कोई भी जोड़ गिरता है उसको बोलते हैं। बट हाँ, यह ग्लोबल पैंडेमिक है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, और मेरा कहना है कि बदलती जीवन शैली सबसे बड़ा कारण है इसका। तो डॉक्टर, क्या जोड़ों की समस्या जो है वो सिर्फ बुजुर्गों को होती है? क्योंकि आजकल ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि छोटी उम्र के लोगों को भी ये जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो क्या ये मिथ है कि ये सिर्फ बुजुर्गों को हो सकती है, यंगस्टर्स को नहीं? देखिए, बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों की समस्या समय के साथ सबका होगा। एज के साथ हम लोग का जोड़ घिसेगा, और जब ऐसा स्थिति आ जाता है तो जोड़ आपस में रगड़ खाने लगता है और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। परंतु कम उम्र में ये समस्या इसलिए अभी हो रहा है क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और जंक फूड की मात्रा भी ज़्यादा हो गई है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज और ख़ास करके फूड हैबिट्स इरेगुलर होने की वजह से, और सिटिंग पोस्चर, ज़्यादातर लोग ऑफिस में ज़्यादातर बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने पाया है अभी फ़िलहाल कुछ वर्षों में कि जोड़ों का दर्द को लेकर कम उम्र के लोग यानी 30-40 की उम्र के लोग ज़्यादा आते हैं हमारे ओपीडीज़ में। जी, क्योंकि ये आपने बात सही बोली है, क्योंकि ऑफिस में हम लोग भी काम करते हैं तो एक ही जगह काफ़ी देर तक बैठे रहना और उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। तो डॉक्टर, अगर ये दर्द हो गया है, ये समस्या हो गई है, अब इसका इलाज क्या हो सकता है? देखिए, हमारा मेन कंसेप्ट रहता है जोड़ को बचाने का। तो इलाज में सबसे पहले अगर किसी को दर्द है तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और यह नहीं होना चाहिए कि हम फार्मासिस्ट के पास जाकर, किसी दवाई की दुकान पर जाकर अपने मन से कोई भी दवा खा लें। अगर आप हमें कंसल्ट करते हैं तो हम लोग जॉइंट्स का ग्रेडिंग करते हैं, किस ग्रेड में है, और फिर उसको बचाने का कोशिश करते हैं। बचाने की कोशिश में सबसे पहले पेशेंट एजुकेशन आता है। पेशेंट एजुकेशन मतलब कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइजेस, ख़ास तौर पे घुटना और कूल्हे के आसपास के मांसपेशी को जोड़ को मजबूत बनाने वाले एक्सरसाइजेस बताते हैं, और साथ ही साथ कुछ घुटना बचाने का भी दवाई हम लोग देते हैं। एक चीज़ और है, अभी हम लोग अगर घुटना ज़्यादा ख़राब नहीं है तो हम लोग रीजेनरेटिव मेडिसिन पर भी फोकस कर रहे हैं। रीजेनरेटिव मेडिसिन
एक स्पेशल ब्रांच ऑफ मेडिसिन है और इसको हम लोग ऑर्थो बायोलॉजिक्स बोलते हैं। इसमें पेशेंट के अपने खून को निकालकर एक स्पेशल तरीके से उसको सेंट्रीफ्यूज कर कर हम लोग घुटने या जोड़ में या स्पोर्ट्स इंजरी में उसको देते हैं और काफ़ी हद तक घुटना रीजनरेट करता है। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो स्टेम सेल थेरेपी भी आ गया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जोड़ को बचाया जा सकता है तो बचाने की कोशिश करते हैं, अगर बदलने की स्थिति में होती है तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके बदलते हैं। बट मेन पॉइंट ये रहता है कि पेशेंट को किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर, काफ़ी सारी बातें हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं दर्द की, जो धीरे धीरे शुरू होता है और शुरुआत में हमें शायद उसके सिम्टम्स कुछ खास पता भी नहीं चलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे ही कहीं चोट लग गई होगी जिससे दर्द हो गया है। जब दर्द धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके इनिशियल स्टेज क्या क्या होते हैं, और ये भी बताइएगा डॉक्टर कि जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है। यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जोड़ों का दर्द में सबसे पहला सिम्टम होता है ज़्यादा देर बैठ के खड़े होने में तकलीफ़, सीढ़ी चढ़ने या उतरने में तकलीफ़, ज़मीन पर पालथी मारने में तकलीफ़ एंड इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में तकलीफ़। हो सकता है इस स्टेज में एक्सरे में फाइंडिंग्स कुछ नहीं हो, बट ये सिम्टोमेटिकली हम लोग इसको ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्लासिफाई करते हैं। अब रही बात ग्रेड 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 हम लोग को चेंज करना होता है, मतलब कि क्लासिफाई करना होता है। तो अगर घुटना या कूल्हा ग्रेड 1 या 2 में है तो बचाया जा सकता है। 3 और 4 में है तो जो पार्ट खराब है उसको बदलने की हम लोग बताते हैं पेशेंट को, जिसको में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट आता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट आता है, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बताएं कि इसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली रोबोटिक का आपने जिक्र किया है, तो डॉक्टर ये रोबोट क्या है और नॉर्मल जॉइंट सर्जरी और रोबोट से सर्जरी करने में क्या फ़र्क है? रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो मेडिकल ग्रेड रोबोटिक्स है और जो FDA से अप्रूवल है जिस भी रोबोट्स का, उसमें रोबोटिक्स हम लोग भी वॉश्ड रहते हैं एंड रोबोट्स हम लोग को गाइड करते हैं। तो हम लोग समझाते हैं पेशेंट्स को, पहले हम लोग CT स्कैन लेते हैं। CT स्कैन से हम लोग 3D रिकन्स्ट्रक्शंस करके पूरे जोड़ का एक नक्शा बना लेते हैं। उस नक्शा को हम लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं और बेहतरीन रूप से प्लानिंग करते हैं। हमारे रोबोटिक टेक्नोलॉजी में प्लानिंग भी अमेरिका या हांगकांग में होती है। जब पूरा प्लानिंग हो जाता है तो रोबोटिक बाँह के सहायता से एक गाइडेड बाउंड्री में जो हैप्टिक फील्ड में रहता है, यानी लक्ष्मण रेखा में काम करते हैं, एक 100% सटीकता से हड्डी को काटते हैं और फिर जो घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण करने का जो इम्प्लांट होता है उसको बिठाया जाता है। इसका लॉजिक ये है, अगर आप अपने घर में एक मकान बनाते समय कितना भी अच्छा फर्श ले आएँ, इटली से इटालियन टाइल भी ले आते हैं, और अगर उसको लगाने का मशीन सही नहीं होगा, यानी आपका ज़मीन का लेवल सही नहीं होगा, तो इटली का टाइल भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमें 100% सटीकता देता है, चीरा कम लगता है, दर्द कम होता है, और रिवीजन रेट्स भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बहुत कम होगा, जो हम लोग रिसेंट लिटरेचर में देख रहे हैं। डॉक्टर, सर्जरी का नाम सुनते ही काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, डरते हैं, और वो भी नी सर्जरी अगर बात करें तो, और उसमें भी अगर रोबोट आ जाए तो उसमें भी घबराहट होने लगती है कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि काफ़ी लोगों में असमंजस की स्थिति बन जाती है कि क्या रोबोट ऑपरेशन करेगा या डॉक्टर वहाँ होंगे कि नहीं। तो ये रोबोट से जो मरीजों को फ़ायदा होगा ये कैसा होगा डॉक्टर, और इस सर्जरी का खर्च अगर बात करें हम, कितना खर्चा इस पर आ जाता है? मैं ये बोलते बहुत अच्छा लगता है मुझे कि AIOR सुपर स्पेशलिटी जो हमारा यूनिट है जी, इसमें इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सिस्टम हमने इंस्टॉल किया था 2020 में, और उस दिन से आज तक हम लोग एक पैसा यानी कोई अतिरिक्त शुल्क रोबोटिक सर्विसेज के लिए नहीं लेते हैं। यानी आयुष्मान भारत के पेशेंट्स, CGHS के पेशेंट्स, ECHS के पेशेंट्स भी इस इलाज का फ़ायदा उठा सकते हैं बिना अतिरिक्त शुल्क है। अब रही बात आपके सवाल की, तो रोबोटिक सर्विसेज एट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट इज़ एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। मेरा यह मानना है कि एक पेशेंट को
जो सुविधा अमेरिका में मिल सकता है वो पटना में मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे पास पेशेंट्स अमेरिका से भी आते हैं, भूटान से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, मॉरिशस से भी आते हैं और इंडिया के विभिन्न जगहों से भी आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर खर्चा करना है, अगर हमें ऑपरेशन कराना है तो ये बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, कई सारे लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो अगला मेरा सवाल यही होगा डॉक्टर आपसे कि व्हाट आर द कॉमन misconceptions about the robotic knee surgery that you would like to clarify? देखिए, सबसे पहला मिथ्या तो ये है कि लोगों के दिमाग में है कि रोबोट सर्जरी करता है। सर्जरीज हम लोग करते हैं और रोबोट हमें गाइड करता है। जिस प्रकार से अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं एक स्टूडियो में हूँ और आसपास कैमराज हैं एंड एक प्रॉम्प्टर भी होता है इधर, तो बताता है। इसी प्रकार से हमारे सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम में रोबोटिक्स हमें गाइड करता है। इसको कंपेयर आप गाड़ी के एडास टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। यानी अगर आप सर्जिकल फील्ड में अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो कंप्यूटर हमें हैप्टिक फीडबैक देता है, यानी रोकता है रोबोटिक आर्म। दूसरा ऑडियो विजुअल फीडबैक देता है और एहसास दिलाता है कि आप गलत जा रहे हैं, जो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन ब्रेन का जुगलबंदी है। तो इसलिए सर्जरीज, जो सेकंड मिथ्या है कि रोबोटिक सर्जरी सेफ है कि नहीं, रोबोटिक सर्जरीज आर मोर सेफर एंड बेटर। रोबोटिक सर्जरी के कुछ और भी खास फायदे हैं। सबसे पहला है कि दर्द कम होता है क्योंकि खींचातानी रिट्रैक्शन कम होता है ड्यूरिंग द सर्जरी। दूसरा है कम खून बहता है। तीसरा सबसे बड़ा बात है चीरा कम लगता है। चौथा सबसे अच्छी बात है कि 100% सटीकता रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है फास्ट एंड अर्ली रिकवरी। रोबोटिक सर्जरीज के बाद व्हील चेयर से वॉकर का सफ़र 4 घंटों में हम तय करते हैं पेशेंट्स का। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा होगा डॉक्टर कि कैन ऑल द पेशेंट्स ऑपरेट फॉर द रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और आर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दिस? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली हम लोग जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हम लोग को सहूलियत मिलता है, जुगलबंदी होता है टेक्नोलॉजी का। तो हम लोग सारे पेशेंट्स को रोबोटिक सर्विसेज ऑफर करते हैं एंड जैसा कि मैंने बताया इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं। तो पेशेंट्स को 100% सेटिस्फैक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज़ द वे टू गो। आज यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लैंड में, जापान में all the surgeries are being done on a robotic platform. And what is the partial knee replacement and what kind of patients are the ideal candidates for PKR? Okay. मैंने आपसे एक बताने की कोशिश की थी कि आज की डेट में हम लोग घुटना को बचाने का कोशिश करते हैं जी। और इसके लिए रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजी, रीजेनरेटिव मेडिसिन भी एक पार्ट है। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका घुटना का खराब होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं कि घुटना का कौन सा पार्ट खराब हुआ है, अंदरूनी का यानी मीडियल कंपार्टमेंट, बाहर का या लैटरल कंपार्टमेंट, या आगे का पटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट। अगर हम लोग सिर्फ जो खराब वाला पार्ट है उसको बदल सकें, उसी को पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं अर्ध घुटना प्रत्यारोपण। जी हाँ, अगर आपका घुटने का कोई एक पार्ट खराब है तो सिर्फ वही पार्ट को बदल सकते हैं और इसके लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कारगर है। तो हाफ नी रिप्लेसमेंट्स एक्चुअली टोटल नी के पहले आया था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पेशेंट्स काफ़ी लेट प्रेजेंट करते हैं। तो अगर घुटना में दर्द हो रहा है, सही टाइम पे आए हैं, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट्स के लिए हम लोग विशिष्ट ट्रेनिंग यूएस और ऑक्सफोर्ड से मैंने भी ले रखी है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन द यूके ऑल्सो हम लोग पार्शियल नी की तरफ डाइवर्ट करते थे। और पार्शियल नी करने के बाद टोटल नी अगर करने की ज़रूरत पड़े तो भी आसान होता है। और 90 to 95% केसेस में टोटल नी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और आप ज़मीन पर पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं पार्शियल नी ऑपरेशन के बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी टेंशन होती है कि जब ऑपरेशन हो जाता है तो उन्हें चलने फिरने में दिक्कत ना हो, कहीं वो दर्द उन्हें फिर से ना उठना पाए। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ होगा मेरा कि हाउ डज रोबोटिक टेक्नोलॉजी हेल्प प्रिजर्व हेल्दी नी स्ट्रक्चर इन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट? जैसा कि मैंने बताया कि
अगर घुटना का अंदरूनी भाग खराब है तो सिर्फ अंदर का पार्ट बदलते हैं, बाहर का खराब है तो बाहर का, आगे का खराब है तो आगे का। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में हम लोग बाकी और कोई स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाते। टोटल नी में हम लोग दोनों लिगामेंट्स को काट देते हैं, पार्शियल नी में कोई लिगामेंट को काटते नहीं हैं। छोटा चीरा लगता है, सिर्फ बटन लगाकर जो पार्ट खराब है रोबोटिक बाँह द्वारा कार्टिलेज मैपिंग करके जितना ज़रूरत है उसको बर्ड से हटाते हैं और फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का जो सामान होता है उसको फिट कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि हम लोग ये लेस इन्वेसिव सर्जरी है, बॉडी का जो लिगामेंट्स है उसको छेड़ते भी नहीं है, काटते भी नहीं है, जो टोटल नी में काट देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्ली रिकवरी और ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं। तो इंडियन पॉपुलेशन के लिए मेरे ख्याल से ये बूम है, क्योंकि आप इसके बाद पूजा भी कर सकेंगे, रोज़ा भी कर सकेंगे और ज़मीन पर भी बैठ सकेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परंतु इसके लिए राइट पेशेंट चुनना ज़रूरी है और राइट डॉक्टर से भी मिलना ज़रूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि अगर पार्शियल नहीं करा रहे हैं तो रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे हो तो सबसे अच्छा रहता है। तो सही समय, सही डॉक्टर, सही सलाह के ज़रिए आप इस चीज़ से उभर सकते हैं और आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, तो आपकी जो ऑपरेशन है, जो आपकी सर्जरी जो भी होनी है वो सही होगी और आपको इससे आगे कोई परेशानी भी नहीं होगी। डॉक्टर, हिप रिप्लेसमेंट की बात अगर हम अभी करें, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन हो गया आज के दिनों में, तो इसको लेकर ज़रा बताइए कि हाउ यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन इट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, एक्चुअली टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स टोटल नी रिप्लेसमेंट के पहले ईजाद हुआ था और फॉर्चुनेटली ये इंग्लैंड में ईजाद हुआ था और हम लोग वहाँ से ट्रेंड है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कूल्हा का सॉकेट और कूल्हा का बॉल को चेंज कर दिया जाता है। जब हम किसी पेशेंट से बात करते हैं तो उन्हें काफ़ी ये सुनकर लगता है बदल जाएगा तो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो मैं यह आप लोग को अवगत कराना चाहता हूँ कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज़ दी थर्ड बेस्ट सर्जरी अराउंड दी वर्ल्ड। यानी फर्स्ट ऑपरेशन लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन है, जहाँ बच्चे के जन्म होने से माँ और परिवार खुश होता है तो पेशेंट आउटकम्स बेटर होता है। दूसरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन है और थर्ड बेस्ट ऑपरेशन है टोटल हिप रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेडिसिन के इसमें ग्रेडिंग में। और टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमारे यूनिट में हम लोग 4 to 6 आवर्स में पेशेंट को खड़ा कर देते हैं। कूल्हा प्रत्यारोपण में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इसमें खास तौर से ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कमर का टेढ़ापन, स्पाइन का सीधापन, पैर में बड़ा छोटा होना, ये सारी चीज़ों की एकदम उत्कृष्ट जानकारी हमको रोबोटिक प्रदान करता है और हम 3D मैपिंग करके, डायनेमिक प्लानिंग करके भी रोबोट में पहले देख सकते हैं, क्योंकि उसमें वर्ल्ड क्लास हाई एंड सॉफ्टवेयर है। जब सिमुलेट करके पेशेंट का बैठना उठना देख सकते हैं और जान सकते हैं कि पेशेंट अगर गोल्फर है तो उसके हिसाब से कूल्हा का और बॉल का एंगल कितना लगेगा, ये सब कैलकुलेट करके हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण रोबोटिक टेक्नोलॉजी से एआई और सुपर स्पेशलिटी में प्रदान करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रिवीजन सर्जरीज में भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा योगदान आ रहा है और इससे हम लोग को प्लानिंग करने में बहुत ही सटीकता मिलती है। सुपर प्लान्स बनता है, प्लान्स के साथ हम लोग 3D मॉडल्स भी क्रिएट करते हैं, तो इससे आउटकम्स बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर, रीजेनरेटिव मेडिसिन क्या है और ये जोड़ों की बीमारियों में कैसे मदद करती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रीजेनरेटिव मेडिसिन नेक्स्ट कुछ सालों में एकदम पेस पकड़ लेगा। 2009 में हम लोग एडिनबरा में 2009-10 में, जहाँ से मैं ट्रेंड हूँ, हम लोग वहाँ पे ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट्स को निकाल कर रीग्रो कराते थे और घुटना में फिट डालते थे। तो अभी के दशक में हम लोग चाहते हैं कि घुटना अगर ख़राब हो तो रीजेनरेट हो जाए, ACL का लिगामेंट टूट गया हो तो भी रीजेनरेट हो जाए। यह सोच है। इनफैक्ट सेरेब्रल पैल्सी में भी इसका ट्रीटमेंट है। तो हम लोग का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक रीजेनरेटिव मेडिसिन, और इसको ऑर्थोपेडिक्स में ऑर्थोबायोलॉजिक्स भी बोलते हैं। रीजेनरेटिव मेडिसिन में हम लोग पेशेंट का ही खून निकाल कर उसके प्लेटलेट्स को अलग कर कॉन्सेंट्रेट करके बॉडी में जहाँ पे चोट लगा है, घुटने में या लिगामेंट्स में या स्पोर्ट्स इंजरीज में देते हैं, जिससे कि रीजनरेशन पोटेंशियल जो बॉडी का खुद का होता है वो पोटेंशिएट होता है, बढ़ता है और रीजनरेशन की ओर बेहतर हम लोग बढ़ सकते हैं। अगर PRPs एक बेसिक
प्रोसीजर है जो आधे घंटे में होता है मान लीजिए। इसका नेक्स्ट वर्जन है जब हम लोग बोन मैरो पेल्विस से निकाल कर वो भी डालते हैं, उसको एक स्पेशल टेक्निक से प्रिपेयर करके हम लोग कूल्हा अगर ख़राब हो रहा है उसमें दे सकते हैं, हड्डी अगर नहीं जुड़ा है तो दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है स्टेम सेल का इंजेक्शंस भी आजकल अवेलेबल हो गया है। स्टेम सेल्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ में था आज से कुछ सालों पहले, आज की डेट में हम लोग स्टेम सेल का इंजेक्शन घुटना, कूल्हा और जहाँ चोट लगा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी दे रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट्स रीग्रो करा कर हम लोग फिर से री इम्प्लांट करें। तो हर वो चीज़ जिससे कि हम बॉडी के टिश्यूज़ को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। और AIO और सुपर स्पेशलिटी में रीजनरेटिव मेडिसिन का एक विशिष्ट डिपार्टमेंट है जिसके तहत हम लोग PRP इंजेक्शंस, बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेशन इंजेक्शंस, ACIs मतलब कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसफ़र करके रीग्रो करा कर फिर से लगाना, अत्याधुनिक दूरबीन के माध्यम से हम लोग घुटना जोड़ सारे जोड़ को देख लेते हैं और फिर सेल्स निकाल कर रीग्रो करके लगाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेम सेल इंजेक्शंस। हाँ, ये फ़ायदेमंद है और हम कूल्हा प्रत्यारोपण या घुटना प्रत्यारोपण को डिले कर सकते हैं इसके मदद से। तो डॉक्टर, क्या ये थेरेपी हर एज के, हर उम्र के मरीज के लिए उपयोगी है? फ्यूचर में, भविष्य में रोबोटिक और रीजनरेटिव मेडिसिन का क्या मेल देखने को मिलेगा? यस, रीजनरेटिव मेडिसिन आज की डेट में हम लोग के लिटरेचर के हिसाब से हर एज के लिए, हर उम्र के लिए ये सटीक साबित हो रहा है। इनफैक्ट PRP थेरेपी का हर डिपार्टमेंट में, राइट फ्रॉम डर्मेटोलॉजी चमड़े के विभाग में और ख़ास करके वेलनेस में इसका ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी और सारी चीज़ों में रीजनरेटिव मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल है। इनफैक्ट हम लोग पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स को हम लोग दे रहे हैं और इससे रिकवरी है लोगों का। तो यह आगे कुछ वर्षों में रोबोटिक्स एंड रीजनरेशंस, हम लोग का फंडा क्लियर है, मेरा फंडा क्लियर है, फंडामेंटल फ्रॉम रीजनरेशन टू रोबोटिक्स ऑल अंडर वन रूफ। अगर हम किसी का घुटना बचा सके तो बचाना है, बदलना है तो फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रोबोटिक के माध्यम से बदलते हैं। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स एंड साथ ही साथ सबसे बड़ी बात डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड पेशेंट एजुकेशन सेल हम लोग रखे हुए हैं जिससे अधिक से अधिक पेशेंट्स को हम लोग लाभ दे रहे हैं पटना में। जी, तो काफ़ी सारी बातें आज हमने आशीष जी से की। आशीष जी ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि रोबोटिक इलाज कैसे होगा और आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में ये आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये एपिसोड देखकर बहुत खुश होंगे और उन्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।